Hello students, good morning students. बच्चों से today we are going to discuss about the cell theory and the history of cell. So let us understand about the invention of cell one by one. First of all, we all know that what is cell. We know that cell is the structural and functional unit of all the living organisms. Why it is known as the structural and functional unit of all the living organisms? Because a cell have to perform all the functions, all the metabolic function like ingestion, digestion, absorption, assimilation, all the life process performed by a cell. So it is known as the functional unit, and all the organism is made up of cell, so it is called a structural unit. But how these words, how cell come in existence, let us understand about this. We know that there was a scientist named Robert Hooke. Robert Hooke. Scientist named was Robert Hooke. Robert Hooke. In 6065, Robert Hooke in 6065. What does he do? Robert Hooke observe the bark of tree under self-made microscope. This bark of tree observed under self-made microscope, and he found that there is many small compartments were present, little room. These compartments like a structure as we see in the honeycomb like structure. जिस प्रकार से हम लोग मधुमक्खियों के छत्ता में, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बी हाइव्स जो होता है, उसमें बच्चों जिस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है रॉबर्ट हुक ने 6065 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया. तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसका नाम उसने सेल दिया, बट नेम्ड एज सेल्यूला. सेल्यूला मीन्स व्हाट? सेल्यूला मीन्स लिटिल रूम. सेल्यूला मीन्स लिटिल रूम. दिस इज द लैटिन वर्ड. विच वर्ड? Latin word cellula. Cellula means little room. So Robert Hooke considered as a small compartment like structure as little room or term as cell or cellula. So he published his observation about his invention in the book known as Micrographia. तो उन्होंने जब देखा, रॉबर्ट हुक ने 6065 में खुद से माइक्रोस्कोप बना के जब उन्होंने ऑब्जर्व किया पेड़ के छाल को, तो उसमें पाया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और उसका नाम उन्होंने सेलुला यानी लिटिल रूम रखा. और उस समय का जो बुक था जिसमें कि लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह लिखे जाते थे, जैसे कि कोई भी इन्वेंशन जो उस समय होता था, तो उस बुक में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, ये टर्म जो सेल टर्म है उसको पब्लिश करवाया. सेल टर्म को पब्लिश करवाया. उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. तो माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने सेल टर्म को
पब्लिश करवाया विच ड्रॉन द अटेंशन ऑफ अदर साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड, जिससे कि सारे वैज्ञानिकों का, बाकी वैज्ञानिकों का ध्यान सेल बर्ड के तरफ आकर्षित हो गया। तो देर आफ्टर दूसरे वैज्ञानिकों ने भी सेल के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी और उन लोगों ने भी ये बात पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में सेल क्या है। बाद में इन 1674 अनदर वन साइंटिस्ट नेम्ड एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक in 1674 इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया और पॉन्ड वाटर को लेकर उसे ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व किया और देखा कि सम वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर आर मूविंग इन द वाटर। He termed them as a cell, living cell। उन्होंने ये बात टर्म किया, उन्होंने ये बात कॉइन किया कि ये सेल है जो सजीव प्राणी में होता है और सजीव प्राणी इसे मूवमेंट करते हैं इन 1674 में। सो 1674 में लिविंग सेल्स का खोज जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया और नॉन लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, डेड सेल को ऑब्जर्व किया इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने। देयर आफ्टर मेनी साइंटिस्ट स्टार्ट to know about the cell, what is living cell and what is dead cell, so they start working on them। सब लोग उन पे बात करना शुरू किए, उस पे काम करना शुरू किए, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। सो इन 1838 एमजे स्केलियाडेन, इन 1838 एमजे स्केलियाडेन इन 1838 कब 1838 में एमजे स्केलियाडेन ने अपना इन्वेंशन किया एंड देन परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज एंड प्रूव दैट ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और उन्होंने ये क्या बोला, उन्होंने बोला कि जितने पौधे हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। बट इन 1839 में टीएस के बाद 1839 में टीएस के बाद में 1839 में टीएस के बाद ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने प्रूव किया कि ऑल द लिविंग एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सो एमजे स्केलियाडेन 1838 में क्या इन्होंने कहा कि जितने प्लांट है वो सभी सेल से बने हुए हैं। और टीएस के वन ने 1839 में क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। सो दिस टू साइंटिस्ट कंबाइंड टुगेदर प्रपोज्ड ए सेल थ्योरी। इन लोगों ने एक सेल थ्योरी प्रपोज्ड किया जिसको कि बाद में आर वॉर्कशॉप इन 1885 में आर वॉर्कशॉप जो है इन 18 आर वर्कशॉप में क्या किया 1885 में उन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपेंडेड किया, बड़ा किया, है ना, सेल थ्योरी को एक्सपेंडेड किया।
expanded the cell theory. How? By putting some more points in the cell theory. Cell theory में कुछ और पॉइंट दिया कि सेल जो है वो किस चीज से आ रहा है, सेल जो है पुराने सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। इन्होंने टर्म दिया कि सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो ये एमजीएस कैलियार्डिन और टीएस के वन, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज किया, जिसको कि एक्सपेंडेड करने का काम आर बॉर्चम ने 1885 में किया। Thereafter, another many scientists start doing their inventions, and they invented many things in the cells. What are the different type of structure present inside the cell? They start searching about them. In 1839, J.E. Purkinje, in 1839, J.E. Purkinje in 1839 also observed that all the living things having a liquid inside it named as protoplasm. It means प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज उन्होंने किया। माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1781 फोनांटा के द्वारा, इन 1781 फोनांटा के द्वारा न्यूक्लियोलस की खोज की गई। न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोनांटा इन 1781। इन 1781 में फोनांटा के द्वारा जो है न्यूक्लियोलस की खोज की गई। तो बच्चों, इसके बाद कोलिकर ने 1880 में, कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे, कोलिकर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस चीज का खोज किया? उन्होंने बर्ड जो है, कोलिकर ने 1880 में उन्होंने एक बर्ड उसमें पता लगाया कि ऑब्जर्व किया कि माइटोकॉन्ड्रिया, ही ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम इन 1880 इनसाइड द सेल द स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। इन्होंने ऑब्जर्व किया, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑब्जर्व किया, यानी कि उन्होंने पता लगाया। बट इन 1880 it described about the mitochondria in 1880, but Kolikar confirmed that and named that. Kolikar confirmed and named that in 1880. Kolikar confirmed that the mitochondria is the structure present in the cell as known as the powerhouse of the cell. Thereafter in 1891 Camillo Golgi in 1891, कब उन्होंने ये किया? 1891 इन्होंने गोल्गी एपरेटस का पता लगाया, गोल्गी बॉडी का पता लगाया। तो बच्चों, इसके बाद धीरे धीरे सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलिस थे उसका खोज वैज्ञानिक जो है वो अपना करने लगे धीरे धीरे, और बहुत सारे इन्वेंशंस निकल के सामने आए। इन 1940
इन 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार हो चुकी थी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है बनाया जा चुका था, जिसके कारण कि और भी जितने भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे सेल के अंदर में, उसे आसानी से लोगों के द्वारा देखा जाने लगा और बहुत सारे इन्वेंशन निकल के सामने आए सेल्स के बारे में कि सेल जो है वो उसके अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है और दीज ऑर्गेनेलिज what are their functions, they perform so many activity to find out their structure and function. So my dear students, the cell theory first time proposed by M.J. Scalia and T.S. Kevan. So what are the main and basic points of the cell theory? Let us understand one by one. First of all, in cell theory it is described that cell is the fundamental unit of life. Fundamental unit. Cell is known as the fundamental unit of life. Thereafter, the cell is a structural as well as functional unit. Cell is the structural. Structural means what? Structural and functional. Structural and functional. Structural means what? Structural का मतलब होगा कि बनावट, सेल से सारे प्राणी बने हुए हैं, और functional means कि हर सेल को काम करना पड़ता है. Every cell have to perform the functions. So cell is the structural and functional unit of our body, all the living organism. Thereafter, the organism present in an environment, the organism may be unicellular or multicellular. Organism may be unicellular और मल्टीसेलुलर. जो प्राणी हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. यानी कि कोशिका, एक कोशिका वाले प्राणी भी जो है वातावरण में एग्जिस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे कोशिका वाले प्राणी भी जो है वातावरण में सरवाइव कर सकते हैं. तो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. उसके बाद द सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. द सेल इज कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. द सेल इज कमिंग फ्रॉम pre-existing cell. कहने का मतलब कि जो सेल है पूरे वातावरण में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल इट कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो सेल पहले से सरवाइव कर रहा है उसी में से नए सेल का निर्माण होता है. सेल इज कमिंग फ्रॉम pre-existing cell. Thereafter, the cell having various shapes and size. Cells का जो होता है various shape and size होता है. Various shape and size. Various shape and size. Cells having various shape and size, like it may be rectangular, it may be oval, it may be circular, it may be cylindrical, it may be different types of shape and size present in an organism. So the shape and size of the cell, depends on the function of the cell. Size of the cell depend on the function of the cell. Size of the cell depends on the function of the cell. Function of the cell. तो जो ऑर्गेनिज्म, जो सेल का साइज है वो उसके फंक्शन पर निर्भर करता है कि वो सेल जो है कौन से काम को परफॉर्म करता है.
उदाहरण के लिए हमारा नर्व सेल है, आवर नर्व सेल। तो नर्व सेल हमारा कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पोलराइज्ड है एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच कैरी द impulses which carry the message from one part to another part in our body. So the structure is thread like. Like that, there were different type of body parts we have, and the function of the different body parts is the different. So cell is also present in the different shape and size. So the size of the cell depends on the function of the cell. Thereafter, the size of the organism, organism size, organism का जो साइज है, the size of the organism, size of the organism does not depend the size of the cell. जो ऑर्गेनिज्म का साइज है वो सेल के साइज पर निर्भर नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो जो है उसकी सेल की संख्या पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट इज ए वास्ट एनिमल, एलिफेंट जो है वो बड़ा आदमी बड़ा जानवर है ना, एलिफेंट इज ए वास्ट एनिमल। सो it is not necessary that in the body of elephant there would be larger cell size. No, the number of cells present in the elephant is more in comparison to other smaller animal like rat. Rat is a small animal, but it is not necessary that rat having a small cell present in their body. चूहा छोटा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चूहा के शरीर में सेल भी छोटा है, ऐसा नहीं है। चूहा के शरीर में सेल जो है छोटा नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द लेस नंबर जो है सेल्स का उसमें कम होगा। तो द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सेल, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अनुसार उसका साइज जो है निर्धारित होता है। तो बच्चों, these are the essential points which comes in the cell theory. Thereafter, protoplasm is the living component of the cell. जो प्रोटोप्लाज्म है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया था कि प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड है ना, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर जो लिक्विड है, एक थिक डेंस बॉडी है और एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों को मिला के जो लिक्विड तैयार हुआ उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स। देयरआफ्टर, इसके बाद बच्चों कि जितने भी प्राणी हैं, इवन एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जैसे कि अमीबा है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव टू परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो छोटे प्राणी हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि डाइजेशन, excretion, respiration. These are the different process they have to perform. Either organism may be unicellular or multicellular, but each and every cell require energy and they have to perform all the metabolic process for their survival. Okay. Thereafter, बच्चों, जितने भी वातावरण में हमारे आसपास में जितने भी लिविंग बॉडी है वो सभी सेल्स के बने हुए हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट वायरस आर द एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। वायरस जो है वो क्या है? एक्सेप्शन है। वायरस जो है वो अपवाद के रूप में है। वायरस जो है अपवाद के रूप में है, बिकॉज वायरस इज नॉट रिगार्डेड एज लिविंग, neither regarded as living, neither regarded as non living.
क्यों? क्योंकि जब ये लिविंग बॉडी से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग होता है, एंड व्हेन द इंटर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए लिविंग सेल। तो इसलिए इसको हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने एक्सेप्शन के रूप में रखा है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के रूप में रखा है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी कब एग्जिस्टेंस में आया, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? एमजेस कैलियाडेन एंड टीएस के बाद, उसके बाद एक्सपेंड किया गया आर बर्चॉप के द्वारा। सबसे पहले शुरुआत किस प्रकार से हुई? बार्क सेल से शुरुआत हुई, फिर माइक्रोग्राफिया में उसको लिया गया। माइक्रोग्राफिया जो कि उस समय का बुक था, है ना, जिसमें नए नए इन्वेंशंस को लिखे जाते थे। तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस पर सर्च करना शुरू कर दिया, जिसने सारे वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। तो सबसे पहले डेड सेल का खोज जो है 60-65 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। उसके बाद लिविंग सेल का खोज जो है 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद 1838-39 में ये जो है एमजेस कैलियाडेन और टीएस केवान के द्वारा जो सेल थ्योरी प्रपोज किया गया। ये अभी जितने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, protoplasm is the living component of the cell, cell having various shape and size, the size of the cell depends on the function of the cells, and the organism may be unicellular or multicellular organism, and the size of the organism depends on the number of the cell present in their body, and the protoplasm is the living component of the cell, cell is coming from pre-existing cells. So these are the points and viruses are a exception to the cell theory. This all comes in the cell theory proposed by M.J.S. Caliadin and T.S. Kevan, which is expanded by the R. Birchow in 1885. Thereafter, J. Purkinje in 1839, he also contributed in the cell theory after invention of protoplasm, the living component of the cell. Nucleus and cytoplasm combined together forming protoplasm. Thereafter, Kolliker also concluded that in 1880 mitochondria is present in the cell. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell because the energy gets synthesized in the cell inside the mitochondria. Thereafter, Camillo Golgi in 1891 expanded the also contributed in the cell theory by searching the Golgi body. Golgi body is known as the export house of the cell. In 1891, he described about the Golgi apparatus, Golgi body in the cells. So, these scientists contributed in the cell theory, contributed in the invention of cells. Thereafter, in 1940, when the electron microscope was discovered and it became easier to see the structure present inside the cell. So, there were many small organelles present in the cell become visible and many inventions done related to the cells. So, my dear students, we have discussed here so many points related to cell history, cell theory, and main basic thing is that cell is divided into two parts, two groups according to their structure and function. They divided mainly into two groups, that is the prokaryotic cell and eukaryotic cell. In my next video, I will tell you about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, so read all this, go through it. Thank you.